ओके सो जहां से बात को छोड़ा था वहीं पकड़ते हैं। मैं आपको क्विकली थोड़ा सा बता देता हूँ मैंने आपको क्या बताया था कल, कि जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल नॉन मेटल के बीच, तो दो तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। कौन से दो तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं? एक हो सकता है एसएमएस सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और एक हो सकता है एमएमएस यानी मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मतलब कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टाइनी मॉलिक्यूल H2O, HCl, CO2 एटसेट्रा, राइट, जिसमें कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, इसलिए उन ऐसे कंपाउंड्स का लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बिकॉज दोज फोर्सेज डज नॉट नीड टू ब्रेक अ लॉट ऑफ एनर्जी। फिर मैं आपको कहा था कि इसी स्ट्रक्चर में एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसमें एक नहीं दो नहीं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स कीप कंबाइनिंग बाय of strong covalent bonds to make a huge structure, जिसे मैक्रोमोलिक्यूलर या जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं। उसकी एग्जांपल में तीन हमने कहा था, देखिए हमने मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एक था डायमंड, एक था ग्रेफाइट, और एक था सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तीनों की एक्सप्लेनेशन एक ही है, थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो अभी मैं लिखवाने लगा हूं। सबसे पहले हेडिंग दे डायमंड, और ये लिखना शुरू करें प्लीज। डायमंड, जो जरूरी जरूरी इंफॉर्मेशन, आई एम जस्ट कॉपिंग दैट, कि इट इज अ कार्बन एलिमेंट। पहले तो ये पता होना चाहिए, इट्स नॉट अ कंपाउंड, इट्स अ कार्बन एलिमेंट। क्विकली बच्चों, दूसरा, लॉट ऑफ कार्बन एटम्स ज्वाइंड बाय मींस ऑफ नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। Each carbon is covalently bonded with how many other atoms? Four other atoms. और शेप क्या है? इट्स अ टेट्राहेड्रल शेप। सो पहली चीज, कार्बन में मिलियंस ऑफ कार्बन एटम्स है, नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स है। ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद हाउ मेनी अदर एटम्स? फोर। टेट्राहेड्रल शेप होगा। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन ये याद रखना है कितने और एटम के साथ अटैच होगा? फोर अदर एटम्स। कार्बन के वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों बॉन्डिंग में चले गए। Sir, can you zoom out, please? राइट, डायग्राम ड्रॉ कर लें, आएगी नहीं ड्रॉ करने को, लेकिन वो सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करेगी कि चार इलेक्ट्रॉन है, चारों बॉन्डिंग में चले गए, देर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन लेफ्ट। अब आ जाए इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर, कि मिलियंस ऑफ कार्बन एटम्स, नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स, टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल मीन फोर कॉर्नर शेप। प्रॉपर्टीज देखिए जरा, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन थे, चारों बॉन्डिंग में चले गए, सो डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायमंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। देयर इज अ नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स व्हिच नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक। यही बार बार वो आपसे सवाल पूछेंगे, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई है? मैंने कल भी आपको बताया था, राइट वर्ड्स यूज करने हैं। It has a very high melting point. क्यों? क्योंकि there is a network of strong covalent bond which need a lot of energy to break. बच्चों जल्दी आओ, निशान से पूछें कहाँ रह गए थे ये। दूसरा, डायमंड इज वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग because of this network of strong covalent bonds, इसलिए used for the cutting of rocks and is used for the jewelry making. These are the uses of the diamond. Sir?
Because there's like millions of covalent bonds happening at the same time, it would require lots of energy to break each of those bonds, which is why it has a high melting point. यस, सो यहाँ देखो राइट वर्ड्स तीनों में चूज करने हैं। अगर वो पूछे सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई है, तो उसकी एक अलग रीजन है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, जाइंट आयनिक लैटिस है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। जब वो यहाँ पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? There is a network of strong covalent bonds which need a lot of energy to break. That's why they have high melting point. That's why you have to heat them for a long period of time. Okay? प्रॉपर्टीज में मैंने बता दिया, कटिंग ऑफ रॉक्स और ज्वेलरी में यूज होता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, हो गया? अब आ जाए ग्रेफाइट पे बच्चों। लुक एट द ग्रेफाइट। इट इज अगेन अनदर form of carbon element, you call it allotrope. But in this case, as I told you yesterday, each carbon is covalently bonded with 3 other carbon atoms and not in the tetrahedral, in a hexagonal arrangement. So please keep in mind this shape. Shape is hexagonal and each carbon is not bonded with 4 other. How many other? 3 other. And that also generates one thing, a free electron that creates. You see this one. हर कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है, राइट? और जो दूसरा इसमें चीज होती है कि दिस इज नॉट लाइक अ डायमंड की कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर। यू सी इट इज अ लेयर्स, और इन लेयर्स के बीच में इधर देखें, यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं बिटवीन द लेयर्स हियर, एंड दीस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द लेयर्स, राइट, these are the forces of attraction between the layers, right? और इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को वैंडर वॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ये कल किसी बच्चे ने पूछा भी था, दिस इज एडिशनल ट्रिक कि ये सिर्फ ग्रेफाइट में होता है कि नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड से कार्बन अटैच होते चले जाते हैं, बट दे अटैच इन अ लेयर। इधर देखो जैसे स्टैक नहीं होता, ये एक कार्ड ग्रेफाइट है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है, ये चौथी है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, राइट? एंड एवरी 2 लेयर्स, हियर इज द कार्बन, हियर इज द कार्बन की लेयर, इनके बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, राइट? These weak intermolecular forces are known as van der Waals forces. ये बहुत ही वीक होती हैं, जो लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर स्लिप होने से भी नहीं रोक सकती। इसीलिए ग्रेफाइट इज अ वेरी स्लिपरी। बट ये पहले ये लिख लें, राइट, कि these carbon atoms in the graphite arrange in the form of layers. There are weak intermolecular forces present between the layers of atoms known as VDWs, forces of attractions, और van der Waal forces of attractions. There are free electron, और एक और चीज जैसे मैंने बताया, इधर देखो, you can see every carbon has one free electron, and because of this a unique thing that happens with the graphite, जो किसी और नॉन मेटल के साथ नहीं होती। नॉन मेटल कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट क्योंकि इसके पास फ्री या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ये जो एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं गया, ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है, राइट? एंड इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, right? So carbon atom in the graphite arrange in the form of layers, right? There are weak intermolecular forces present between the layers, right? Known as van der Waals forces of attractions. अब आ जाते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। क्योंकि there is a free electron with each carbon atom in the layers of graphite, therefore
they conduct electricity. So this is a very very important point. ग्रेफाइट क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र करना है. ओके, लिख लें, मैं आपको 1 मिनट देता हूं बच्चों. जी बच्चों, लिख लिए? Are you done? What is that known as Gauss forces of attraction? Van der Waals forces. Van der, VNDR, WAAL apostrophe S, Van der Waals. इसको VDW भी कहते हैं, VDWs. हो गया बच्चों? Okay, properties uses लिख लें. It's slippery and soft, therefore weak VDWs between the layers. So layers can slide over each other, hence used as a solid lubricant.
इट्स अ स्लिपरी एंड सॉफ्ट। और वजह क्या है? देयर आर वीक VDWs बिटवीन द लेयर्स व्हिच कैन स्लाइड और स्लिप ओवर ईच अदर, इसलिए इसको सॉलिड लुब्रिकेंट। सॉलिड लुब्रिकेंट से मुराद है अगर आपका जिपर है ना वो खराब हो जाता है, वो सही जिप फ्रिक्शन की वजह से काम नहीं करती, आप एक अपनी पेन लेके ना, ये जो लेड पेंसिल होती है वो उस पर करें तो लुब्रिकेट कर देगा, क्योंकि उसमें ग्रेफाइट होती है एंड जिपर स्टार्ट्स वर्किंग वेल। ओके, सो इस तरह का लुब्रिकेंट यूज होता है ये। और ग्रेफाइट क्योंकि कंडक्टर होता है इसलिए इट्स यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड इन द इलेक्ट्रोलिसिस। वो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, रॉड्स होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, वहां भी यूज होता है। Next, the third is silicon dioxide, or you call it silica, or you call it silicon oxide, or you call it sand. It's just like diamond I told you yesterday. Diamond से मिलती जुलती शक्ल है इसकी, टेट्राहेड्रल होता है शेप में ये भी। Slight difference क्या है कि each silicon is bonded with how many oxygen atoms? 4. And then each oxygen is bonded with 2 silicons. That is the difference where the diamond is. Diamond में तो हर कार्बन आगे 4 और एटम से बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ ये 2 से बना रहा होता है। जी, Graphite is like soft and slippery, then how is it used in our pencil tips? सॉफ्ट नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ, जिसे कहते हैं ना स्लिपरी सा है, तो इसका पाउडर यूज होता है उसमें लेड पेंसिल्स में। ठीक है, जो लेड पेंसिल की टिप होती है ना, इसके अंदर जो पाउडर जिससे बना होता है ना, ये वो है। इट्स मिक्स विद अदर केमिकल्स, और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट यानी स्लिपरी सा होता है। ओके, तो फ्रिक्शन कम करता है। Sir, what is written with 4 oxygen atoms? बट ईच ऑक्सीजन, Alright. नेक्स्ट Right. 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 जी, Sir, ये silicon dioxide is silicon 4 oxide.
एक ही बात है, इसका ये नाम है, आप इसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं, बट सही नाम जो है वो सिलिकॉन फोर ऑक्साइड है। सर लेकिन अगर सिलिकॉन फोर ऑक्साइड होगा तो उसमें ऑक्सीजन फोर नहीं होगी? नहीं, फोर, इसमें फोर का मतलब यहाँ इसका चार्ज है। सिलिकॉन फोर ऑक्साइड, ये देखें हमने फार्मूला में सीखा है कि जो रोमन में फोर लिखा होता है इसका मतलब यहाँ इसका चार्ज है। तो बेसिकली सिलिकॉन फोर ऑक्साइड का मतलब है ये, ठीक है। ये जो फोर होता है रोमन में, ये इसका चार्ज लिखा जाता है। ओके, सर ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये फोर के पास देखिए फिर, हाँ नहीं, ये वही बनेगा ना जैसे हमने सीखा है, ये प्लस फोर है, ये माइनस टू है, क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा बताएं। ऐसा ही ऐसा है, फोर, एस आई टू ओ फोर। फिर आपको सिखाया कि अगर इस तरह का नंबर है सिंप्लीफाई भी करना है, सिंप्लीफाई में छोटी वैल्यू से दोनों को डिवाइड कर देना है, तो क्या बन जाएगा, ऐसा ही ओ टू। ओके, गॉट इट। यस। ओके, अब टेट्राहेड्रल शेप हो गया, प्रॉपर्टीज आ जाएं। ये बिल्कुल डायमंड जैसा ही है, तो इसकी नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम। तो जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिया बच्चों? क्या आपने क्या लिखा है अकाउंटेंट के पास हीट्स का? हम्म, सॉरी, गॉट इट। ओके, अब देखें जरा, सुनो बच्चों। Sir, what सो are इन the शॉर्ट, uses? सॉरी, What are the uses? या इसका यूज नहीं है कोई, इसका नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर कोई। अब सुने जरा, इधर देखें, अब इसमें क्वेश्चन किस तरह आएगा, इधर देखिए। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपकी शीट डाली भी है ग्रुप पे, ये देखिए। अब बच्चों तीनों को आपने जहन में रखना है इकट्ठे, ओके। जस्ट कीप इन माइंड ऑल थ्री, तीनों को जहन में रखना है। ये देखिए, कह रहे पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन कार्बाइड आर शोन, explain in terms of structure and bonding why carbon dioxide has a low boiling point and calcium carbide has a high boiling point. There are 3 marks. कोई वॉलंटियर करे? Lithium carbide and battery structure. Say it again. जी, 3 marks हैं। That देखो, calcium
The calcium carbide has giant lattice structure. Okay. Calcium carbide is an ionic bond, जी and whereas carbon dioxide is a covalent bond. जी Calcium carbide has a high melting point and boiling point due to strong electrostatic forces, जी meaning that they need a lot of energy to overcome it. जी Is that all? देखें, आपने पूरी बात नहीं बताई, आपको बात को समझना है। ये देखें, in terms of structure and bonding, why carbon dioxide low boiling point and calcium carbonate high boiling point? बॉइलिंग पॉइंट लो होने का मतलब है कम एनर्जी चाहिए, हाई का मतलब है ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो आपको एनर्जी तो बताना है दोनों केसेस में, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली बताया कि आप बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर देखो। आप कहते हैं यार इसमें आयनिक बॉन्ड है, इसमें जाइंट आयनिक लैटिस है, इसमें आपको नजर आ रहा है कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड दो स्ट्रक्चर होते हैं, एमएमएस और एसएमएस। ये क्या है? एसएमएस है। फिर आपको रिलेट करना है। अच्छा, आप समझ आ गई, इसमें है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस which obviously do not need much energy. That's why low boiling point. Okay, do not need much energy. इसमें क्या है? Strong ionic bonds या strong electrostatic, ionic bond से भी better है strong electrostatic forces। उसको तो बहुत एनर्जी चाहिए, इसलिए इसका हाई। तो आपने कोवलेंट बॉन्ड में कुछ जिक्र नहीं किया, ये ठीक लिखा था, तो मैं इसको यूं लिखूंगा जैसे CaC2 has ionic bond, giant ionic lattice, GAL means giant ionic lattice, strong electrostatic forces, precisely तब आपको मार्क्स मिलेंगे। forces which need a lot of energy, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, which need a lot of energy to break. On the other hand, carbon dioxide is covalent bond, weak intermolecular forces, a simple molecular structure, hence weak intermolecular forces। अब आपको समझ आ गई वो। अच्छा, दे डू नॉट नीड मच एनर्जी, डू नॉट नीड मच एनर्जी टू ओवरकम। ये पॉइंट आपको देने थे सारे, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। अब आप देखें, प्रिसाइजली एनर्जी का जिक्र जरूरी है, प्रिसाइजली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जिक्र जरूरी है, और उसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जरूरी है, अ लॉट ऑफ एनर्जी जरूरी है, राइट। सो ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको देने ही देने हैं, और इसको लिंक कर दिया, उसमें आयनिक बॉन्ड है, उसमें कोवलेंट बॉन्ड है। अब जैसे देखें फॉर एग्जांपल, इस दूसरे में देखें फॉर एग्जांपल, इसका बताएंगे कौन वॉलंटियर करेगा? ये है, कहता है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड इज 1610 and polyethylene is 130, so kind of high or very high or kind of low। कहता है again explain in terms of structure and bonding the difference between the melting point of these two। यानी एक का very high या high क्यों है और एक का low क्यों है, in terms of bonding and structure बताना है, 4 marks है। जी बच्चे, मैंने पहले भी आपको कहा था, मॉलिक्यूल आपने देखा हो या ना देखा हो, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो बॉन्ड्स हैं वो एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड is covalently bonded with 4 oxygen atoms. So there are strong layers, strong intermolecular forces. No, sorry,
अभी अभी बताया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो कोवलेंट बॉन्ड और वीक उसमें होती है ना, एसएमएस में। आपको तो आइडेंटिफाई करना है कि वो, अच्छा सिलिकॉन डाइऑक्साइड तो अभी अभी पढ़ा है, कोवलेंट है और मैक्रोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है या जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। तो फिर तो एक ही वर्ड आपको सिखाया है, तीनों में एक ही है, वो क्या है? नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स which need a lot of energy to overcome. उससे क्या होता है? बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, हेंस हाई बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। पॉलीथीन में आपको नजर आ रहा है, यानी बॉन्ड तो नहीं है, पॉलीथीन एज व्हाट, कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। उसकी वजह से कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, और सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से कौन सी फोर्सेज हैं? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज which do not need energy to overcome. I hope you're getting my point. कि आपको प्रिसाइज आंसर देना है, जो ही उसका स्ट्रक्चर देखना है उसके हिसाब से आंसर लिखना है, राइट? अगर नेटवर्क ऑफ डायमंड है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, फिर तो ये कॉमन चीज बनेगी ये, कि बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड तोड़ने हैं, बहुत सारी एनर्जी चाहिए, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होगा। सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तोड़नी है, बॉन्ड तो कोई तोड़ना नहीं है, तो फिर तो लो होगा, राइट? अब जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, इसमें पढ़ें जरा और एक्सप्लेन करें क्या आंसर होगा। दिस वन। अब आपने सोच, बल्कि आप लिखें, प्लीज राइट द आंसर फॉर दिस। सब लोग लिखें, जीशान जरा चेक करें प्लीज, इसका आंसर लिखें जी। रेज योर हैंड वंस यू आर डन। जो लोग जूम पे हैं वो भी लिखें जी। प्लीज रेज योर हैंड वंस डन। जी जीशान, ये चेक करें जरा इन बच्चों का।
जूम पे लिखा है किसी ने? पढ़े जरा क्या लिखा है। There is covalent bond chlorine atoms simple molecular structure with weak intermolecular forces which do not require a lot of energy to overcome. Whereas sodium chloride is an ionic bond with strong electrostatic forces of attraction which require a lot of energy to break. परफेक्ट, वेल डन। सिर्फ क्लोरीन एटम्स की बजाय मॉलिक्यूल्स लिख लो, क्योंकि जब आप साथ वाले बच्चे ने हैंड रेज किया था, उसने क्या लिखा है? What have you written? Excuse me. Yes, go ahead. Chlorine is a covalent bond, small molecular SMS means that there are weak molecular structures around the atoms and small less energy you require to overcome. Sodium chloride is an ionic bond and there are strong electrostatic forces, hence more energy is required. Well done. Keep it up. Qasim, can you please? Chlorine molecules have covalent bonds and weak intermolecular forces of attraction between the molecules, due to which they require less energy to break. By contrast, sodium chloride has ionic bonds with strong electrostatic forces of attraction, due to which it requires more energy to break these forces of attraction and turn it into change. Tanshit. Chlorine is a covalent bond with simple molecular structure that has weak intermolecular forces that require a small amount of energy to overcome the forces and hence has a lower boiling point. On the other hand, sodium chloride is an ionic bond with strong electrostatic forces that require a large amount of energy to break, hence it has a large boiling point. Perfect. Anyone else raise hand? जी बच्चे आप बताएं जी। Chlorine is a covalent bond and has a small and has a low melting point because it has a weak intermolecular forces between the bonds. That's why it has a low melting and boiling point. In comparison, sodium chloride is a ionic bond which has strong electrostatic forces between the bonds, which require a lot of energy to be overcome. Okay, that's very good. दो चीजें सिर्फ इसमें बेहतर कर लो। एक तो आपने वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द बॉन्ड्स नहीं, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कहना है, और दूसरा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द आयंस कहना है। देख रहे हो, ये आयंस होते हैं, पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ओके, और ये क्या होते हैं? ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। अदरवाइज द परफेक्ट। एनीवन एल्स? ओके, कल एटॉमिक स्ट्रक्चर विद बॉन्डिंग के आएगा। ओके, टेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर भी साथ होगा, जो पिछला टॉपिक हमने किया है। ओके, सो बॉन्डिंग के साथ होगा वो भी। If you have any question, please go ahead. Otherwise, kal ka test है bonding is main, but some atomic